हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज शरीफ की लड़ाई में फिर एक बार आया प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम। जी हां दोस्तों, और खुद पाकिस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की है जमकर तारीफ कह दिया है, इसीलिए मोदी जी ये बात कहा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे मोदी जी के किस बात को लेकर इमरान और शहबाज की लड़ाई में आया है नाम। दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप को सुना दिया है दो टुक। रूसी विदेश मंत्री के सामने कहा जिससे फायदा होगा उसी से खरीदेंगे तेल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर क्या इमरान खान का जीते जी पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, शहबाज के इन बयानों से तो यही लगता है, आपको भी सुनाएंगे दोस्तों कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है इमरान से जुड़ी पोस्टमार्टम जैसी बात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और कर दी है नोटबंदी, मगर आपको नहीं पता चला। बताएंगे दोस्तों कब और कैसे ये हुआ, किस चीज को लेकर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, और भारत की विदेश नीति जो सबसे बेस्ट बनी है वो मोदी जी के ही कारण। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान और शहबाज शरीफ की लड़ाई में आया पीएम मोदी जी का नाम कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। पीटीआई नेता चौधरी फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीराबाद की घटना को संज्ञान में नहीं लिया गया क्योंकि देश में कानून का शासन ही नहीं है। फवाद चौधरी ने आगे कहा है कि कुछ ताकतवर समूहों ने देश की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है, और इसी वजह से जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किस से बात की जाए, तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, गौरतलब है कि पाकिस्तान के पंजाब में इमरान खान की रैली के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें खुद पीटीआई अध्यक्ष भी गोली लगने से घायल हो गए थे। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और आरोपी ने कहा था कि वो इमरान खान को मारने के लिए ही आया था और गोलियां चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, और उस हमले को जिस प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया गया दोस्तों शहबाज शरीफ के द्वारा, ऐसे में फवाद चौधरी का ये कहना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि पाकिस्तान में आखिर किससे बात किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्य पद पर कोई बैठा है, बात किसी और से करना है, पावर सबके हाथों में है, आखिर किससे बात किया जाए। ऐसे में दोस्तों फवाद चौधरी के इस प्रधानमंत्री मोदी जी वाले बयान को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है दोस्तों वो वाकई पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है। आप लोग अगर मानते हैं तो इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर जयशंकर जी का अमेरिका को करारा जवाब, कहा रूसी विदेश मंत्री के सामने ही कि जिससे होगा फायदा उससे खरीदेंगे तेल। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मंगलवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के साथ बैठकें की है दोस्तों। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। इस दौरान विदेश मंत्री ने रशिया से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव पर कहा है कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। उन्होंने कहा है कि तेल आपूर्ति को लेकर एनर्जी मार्केट पर दबाव है, लेकिन भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि यह भारत का मौलिक दायित्व है कि वो अपने उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। भारत के रशिया के साथ काफी हित जुड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ आया हूँ। मालूम हो कि विदेश मंत्री 2 दिन यात्रा पर रशिया गए हुए हैं दोस्तों। जयशंकर जी ने कहा है कि इस साल हम 5वीं बार मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी दीर्घकालिक साझेदारी और महत्व को दर्शाता है। जयशंकर जी ने तेल को लेकर कहा है कि भारत ने रशिया से यूक्रेन में जारी जंग के बीच भी तेल की खरीद जारी रखी है। पश्चिमी देशों के तमाम विरोधों के बाद भी ये कारोबार जारी रहा। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय और नए संतुलन वाली दुनिया में भारत और रशिया के बीच लगातार संबंध कायम रहे हैं। हमारे रिश्ते लंबे समय से रहे हैं और एक दूसरे पर हमेशा से भरोसा कायम रहा है। रशिया से तेल खरीद और पश्चिमी देशों के दबाव को लेकर पत्रकारों के सवाल पर जयशंकर जी ने कहा है कि कई कारणों से एनर्जी मार्केट पर दबाव की स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जी ने कहा है कि भारत ऐसा देश है जो तेल और गैस की खपत में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन लोगों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे
लिए ये जरूरी है कि हम सही रेट पर संसाधनों को खरीदें। इसीलिए भारत और रशिया के संबंधों से हमें फायदा हुआ है, हम इसे जारी रखेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि जयशंकर जी के रूस दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं। चर्चाएं तो यहाँ तक है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच भारत की ओर से मध्यस्थता भी की जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद और पुतिन से उनके संबंधों के आधार पर मध्यस्थता को लेकर कयास लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर जी ने यह जवाब अमेरिका को दिया है दोस्तों, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने कहा था कि तेल के खेल में भारत को होगा बम्पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में जयशंकर जी के इस जवाब का अगर आप भी दिल से समर्थन करते तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जयशंकर जी के बात का आप समर्थन करते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तानी पीएम का बयान हुआ वायरल। क्या इमरान खान का जीते जी पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं शहबाज शरीफ? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले को लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस समय हर जगह इमरान पर हमले की ही चर्चाएं हो रही हैं। इमरान खान ने जिस तरह से खुद पर हमले के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना को जिम्मेदार बताया है, ये दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान वायरल हो रहा है, वो भी जमकर। बता दें कि इसमें वो इमरान खान को पोस्टमार्टम कराने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। शहबाज कहते हैं कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं, 8 गोलियां लगी हैं या 16 गोलियां लगी हैं, ये देश को बताना चाहिए। आखिर अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ इमरान खान का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही जुबानी था इमरान खान को लेकर शहबाज का। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान को सुनकर लोग हैरान हैं कि क्या उन्हें ये तक नहीं पता कि पोस्टमार्टम तो मरे हुए लोगों का होता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि क्या शहबाज इमरान खान का जीते जी पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, और इस मामले में अब तक FIR दर्ज न होने को लेकर पीएम शहबाज ने कहा अगर ऐसा है तो ये पंजाब सरकार से पूछें, आखिर पंजाब में तो उन्हीं की सरकार है, मेरी नहीं। पंजाब में उन्हीं का IG है, उन्हीं का मुंसिफ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि FIR दर्ज हो चुका है दोस्तों, आगे आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि शहबाज शरीफ को पोस्टमार्टम तक के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों कि पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है। ऐसे में शहबाज शरीफ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं दोस्तों और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसे में दोस्तों पीएम पद को देखते हुए आपकी राय तो जरूर बनती है शहबाज शरीफ को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि तभी वो पाकिस्तान के पीएम हैं? जी हाँ, आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान के समर्थक ने लंदन में नवाज शरीफ के कार्यालय के बाहर दीवार को किया पेंट, लिखा चोर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक समर्थक ने यहां उस इमारत की दीवार पर पेंट से पोत दिया जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ के बेटे हुसैन का कार्यालय है। ब्रिटेन में कानून के तहत ये आपराधिक नुकसान पहुंचाने के दायरे में आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के एक ब्रिटिश पाकिस्तानी समर्थक अली ने सोमवार को ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें उसे स्टेन होप हाउस की 4 दीवारी के सामने खड़े देखा जा सकता है दोस्तों। इस दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा गया था कि आप इमरान खान को नहीं मार सकते, चोर। जी हाँ, इस वाक्य को सोशल मीडिया पर अनेक लोग शरीफ परिवार के खिलाफ बता रहे हैं। वजीराबाद में एक रैली में खान को गोली लगने के कुछ ही दिन बाद ये घटना सामने आई है दोस्तों। ऐसे में शरीफ परिवार को लेकर जिस प्रकार से चोर बताया जा रहा है दोस्तों इमरान समर्थक द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय होगी, अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर भारत के सॉफ्ट पावर का दिखने लगा असर, बौद्ध नीति से 39 देशों ने बढ़ाई निकटता। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद से भारत की विदेश नीति में बौद्ध विरासत को काफी महत्व दिया जा रहा है दोस्तों, और इस वजह से एशिया के ज्यादातर देशों से भारत के साथ संबंधों में मजबूती आ रही है। यही वजह है कि भारत बौद्ध कूटनीति के सहारे एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार दुनिया भर की 97% बौद्ध आबादी एशिया के देशों में रहती है और भारत बौद्ध धर्म का अहम तीर्थ स्थल है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में दुनिया के 39 देशों में भारत ने इसी बौद्ध नीति के सहारे अपने संबंधों को नई दिशा दी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार श्रीलंका जा चुके हैं। उन्होंने जब भी बात की भगवान बुद्ध के संदेशों का जिक्र किया तो श्रीलंका में कई बुद्ध धर्म के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बुद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा काम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बौद्ध नीति से 39 देशों ने अपनी निकटता को बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी मोदी जी के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। समय मोदी है तो
दोस्तों मुमकिन है, कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां आजादी के बाद पहली बार भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया लोगो और वेबसाइट। जी हां दोस्तों, भारत में अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगो लॉन्च किया। लोगो के साथ एक टैग लाइन भी दी है जिसमें लिखा है कि वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके साथ ही पीएम मोदी जी ने वेबसाइट भी लॉन्च की। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार भारत में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए काशी को सांस्कृतिक नगरी के तौर पर चुना गया है। जी हां दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार देश की राजधानी में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगेगा। दरअसल भारत को इस साल दिसंबर में G20 देशों की अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। जनवरी से लेकर अगले साल दिसंबर तक देश के अलग अलग क्षेत्रों में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। यूक्रेन संकट के बाद पहली बार एक मंच से अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति दोनों आ सकते हैं दोस्तों। गलवान घटना के बाद LAC बीच बड़े तनाव के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपके मन में यही आया होगा कि इसमें कौन कौन से देश शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें, चीन, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, EU देश, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और रशिया शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 की अध्यक्षता करने के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की ने रखी रशिया के सामने यानी पुतिन के सामने 5 शर्तें। कहा रूस अगर ये 5 शर्त को मानेंगे तभी रुकेगा युद्ध। जी हां दोस्तों, पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के चलते यूक्रेन के हौसले आज भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। किसी समय पर रशिया से बातचीत के लिए गुहार लगा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अब रशिया के सामने बातचीत के लिए 5 मुश्किल कठिन शर्तें रख दी हैं दोस्तों। जेलेंस्की चाहते हैं कि रशिया जंग में हुए नुकसान की भरपाई करे। जेलेंस्की की पहली मांग है कि यूक्रेन की अखंडता बहाल हो। दूसरी मांग है कि UN के निर्देशों का पालन किया जाए। तीसरी मांग है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। चौथी मांग है कि सभी वॉर क्रिमिनल्स को सजा मिले। और जेलेंस्की की 5वीं मांग है कि आगे कभी रशिया जंग का ऐलान नहीं करेगा, साथ ही इस बात की गारंटी दे कि वो ऐसा सोचेगा भी नहीं। आप सभी को बता दें कि भले ही यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ना मिली हो, पर फिर भी पश्चिमी देशों का भरपूर सैन्य सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते अब यूक्रेन जंग में रशिया का मुकाबला मजबूती से करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से ये 5 शर्तें रखी गई है, इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यूक्रेन को किसी भी प्रकार की चीजों से हर्ज होती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, क्योंकि इंसान को जब डर होता है तो वो झुकता है दोस्तों, ना कि शर्त रखता है। और ऐसे में यूक्रेन द्वारा रखे गए इस शर्त को लेकर तो ऐसा ही लगता दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यूक्रेन ही रशिया को झुकाने की कोशिश कर रहा है इन शर्तों को रखकर। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि इमरान खान 4 गोली की बात को साबित करके दिखा दे तो छोड़ दूंगा राजनीति। जी हां दोस्तों, PTI के दावे पर ये सवाल क्यों उठे हैं आपको बता दें। पाकिस्तान में पिछले दिनों इमरान खान पर आजादी मार्च के दौरान हमला हुआ और उन्होंने दावा किया है कि उनके पैर में 3 गोलियां लगी हैं, जिसे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला है। अब इस वारदात पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे इमरान खान का नाटक बता रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान सरासर झूठ बोल रहे हैं, उन्हें 4 गोली लगने की बात पूरी तरह से झूठी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन हो जो इन आरोपों की जांच करे तो इमरान का झूठ पकड़ा जाएगा। सनाउल्लाह तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं दोस्तों कि अगर इमरान ये साबित कर देते हैं कि उनके पैर में 4 गोलियां लगी है तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह खबर पूरे तरीके से जांच पर बेस्ड है दोस्तों। जांच में पता चलेगा कि इमरान के पैर में कितनी गोलियां लगी हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी गृह मंत्री कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं दोस्तों, लगता तो यही दिखाई दे रहा है कि इमरान खान कहीं ना कहीं वाकई में नाटक कर रहे हैं। ऐसे में जांच में दोस्तों जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन इमरान खान के बयानों को देखते हुए दोस्तों आपकी क्या राय होगी, इस पर निजी व्याख्यान जरूर करिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता इमरान खान को लेकर क्या कहती है। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर शी जिनपिंग का बहुत बड़ा ऐलान, युद्ध ही चीन का एकमात्र लक्ष्य। क्या ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है चीनी सेना? बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा अस्थिर होती
जा रही है और बहुत ही अनिश्चित है। ऐसे में चीन का एकमात्र लक्ष्य खुद को युद्ध है और खुद को इसके लिए तैयार करना है। सीसीटीवी ने जिनपिंग के हवाले से कहा है कि चीन अब अपनी मिलिट्री का विस्तार करने में लगा है। जिनपिंग ने कहा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे। जिनपिंग ने पिछले ही महीने मिलिट्री के तुरंत विकास की बात कही थी, इसके बाद ही उन्होंने अब ये चेतावनी दी है। बता दें कि उनके इस बयान से आशंका ये जताई जा रही है कि चीन कहीं ताइवान पर हमला न कर दे, जिससे वो अपना दावा कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति और सबसे बड़ी सेना वाला चीन बार बार ताइवान को जबरन अपनी सीमा में मिलाने की धमकी देता है और इस बयान को भी विशेषज्ञ उसी से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है। आज जो बाइडेन की अग्नि परीक्षा, ट्रंप ने कहा अब हम करेंगे वापसी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, जिस पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। ये चुनाव सत्तारूढ़ जो बाइडेन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव के नतीजे ही 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी को तय करेंगे। लाखों अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में मतदान करेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि जो बाइडेन अगर दूसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये चुनाव बेहद अहम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। ये चुनाव हर 2 साल में होते हैं और जब वे राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के आधे हिस्से में आते हैं तो उन्हें मध्यावधि कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी सीनेट के नियंत्रण के लिए मुकाबला होता है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिन्होंने 2020 में अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने महीनों तक ये संकेत दिया था कि वे फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि इससे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से भी अलग नहीं किया जाना चाहिए। मैं मंगलवार 15 नवंबर को फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लोगों में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहाँ पर कोरोना पर भारत की सबसे बड़ी जीत। 32 महीनों के बाद आज देश में एक भी मौत नहीं, केस भी बहुत कम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के मामले दूसरे देशों में भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन भारत में महामारी की चाल धीमी पड़ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को बीते 24 घंटों में देश में 625 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि अब 9 अप्रैल 2020 के बाद इतने कम केस सामने आए हैं, तो वहीं 2020 के बाद से इस तरह के पहले उदाहरण में 24 घंटे की अवधि में कोई मौत नहीं हुई है। दोस्तों, सुबह 8 बजे अपडेट किए गए देश में संक्रमण की संख्या 4,46,62,141 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 14,021 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 5,30,509 बनी हुई है। बात करते हैं साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की, जहां पर गुजरात से बड़ी खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। 10 बार कांग्रेस के एमएलए रह चुके मोहन सिंह राठवा हुए भाजपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले कांग्रेस को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। 10 बार विधायक रह चुके कांग्रेसी नेता मोहन सिंह राठवा ने पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने कल ही सत्तारूढ़ भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि राठवा 78 वर्ष के हो चुके हैं, उनके बेटे भी राजनीति में है। जी हाँ, राठवा के कल भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही थी दोस्तों। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर को अपना इस्तीफा पत्र भेजा, जिसके बाद कल रात को ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। वो छोटा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने गढ़ में राठवा आदिवासियों के बीच खासा लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोहन सिंह राठवा को कांग्रेचुलेट अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर क्या ओवैसी की पार्टी ने खेला है विक्टिम कार्ड। जी हाँ, ट्रेन में ओवैसी पर नहीं हुआ कोई भी पथराव, मेंटेनेंस के दौरान उछला था पत्थर। रेलवे ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर ट्रेन में कोई पथराव नहीं हुआ था। वो जिस बर्थ पर बैठे थे उसकी खिड़की का कांच किसी पथराव की वजह से नहीं, बल्कि रेलवे लाइन के मेंटेनेंस के दौरान पत्थर उछलकर लगने से टूटा था। पश्चिम रेलवे के पुलिस अधीक्षक राजेश परमार ने कहा है कि AIMIM के प्रवक्ता वारिश पठान के बयान में कोई दम नहीं है। बावजूद इसके एक CO रैंक के अधिकारी से मामले की जांच कराई जा रही है। आप सभी को बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने दावा
किया था कि सूरत से थोड़ा पहले उनके ऊपर पथराव किया गया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि मोदी जी चाहे जितना हमला कर लो, पथराव कर लो, लेकिन अब आवाज दबने वाली नहीं है। वारिस पठान के इस बयान के बाद मामला तुल पकड़ने लगा तो रेलवे ने मामले की जांच कराई। पश्चिम रेलवे के एसपी राजेश परमार ने बताया कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दोस्तों विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई, जिसका जवाब भारतीय रेलवे ने दिया है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों ओवैसी को लेकर, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां खत्म नहीं हुआ शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच मतभेद। चाचा ने भतीजे पर लगाया ये गंभीर आरोप। जी हाँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बोले तो लोहिया प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि उनके भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं। सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई एवं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो चापलूसों से घिरे हुए हैं जो केवल चापलूसी में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट करके दी बड़ी जानकारी। जी हां, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट में बताया है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि डॉक्टरों के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच अवश्य करा लें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गेट वेल सुन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी एक और नोटबंदी, मगर आपको नहीं चला पता, बता दे कैसे। दरअसल दोस्तों देश के बड़े अर्थशास्त्री अनिल बोकिल का कहना है और उन्होंने दावा किया है दोस्तों कि 2000 रुपए की नोटों को मोदी सरकार ने 2.5 वर्ष पहले ही विथड्रॉ कर दिया। इसे एक तरह से नोटबंदी ही मान सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जब इसे शुरू किया था तो उस वक्त डिजिटल पेमेंट चलन में नहीं था। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ता गया वैसे इसे विथड्रॉ कर लिया गया। दोस्तों अब सरकार ने 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया है। यदि आपके पास कोई 2000 रुपए की पुरानी नोट हो और आप उसे बदल कर नई लेना चाहते हैं तो ये अब नहीं मिलेगी, क्योंकि नई नोट छापना सरकार बंद कर चुकी है। वो कहते हैं कि 2000 रुपए के काफी नोट बैंक को वापस आ चुके हैं। ये बड़ी नोट जो बची रह गई है वो अब सिर्फ करप्शन और हवाला में बंद पड़ी है। जो लोग नंबर 2 का बिजनेस करते हैं उनके पास ये करेंसी अभी भी है, मगर आज नहीं तो कल वो जरूर आएगी। इसके बाद करप्शन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इस खबर को आप लोग पॉजिटिव वे में ही लेंगे, क्योंकि सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम ही उठाए हैं दोस्तों। और 2000 के नोट बाजार में बंद नहीं हुए दोस्तों, तो इस खबर को किसी और तरीके से ना देखें। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।